कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है हर धर्म का मकसद मानव कल्याण, मानवता का सशक्तिकरण होता है। गाली देना धर्म नहीं है। धर्म की आड़ में अपमानित करना धर्म का मकसद नहीं है। इसीलिए ऐसे धर्म के ठेकेदार जो अब तक धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करते रहे, प्रताड़ित करते रहे, नीच और अधम कहते रहे, उनको सम्मान दिलाने के लिए मैंने आवाज उठाई है। ये आवाज तब तक चलती रहेगी जब तक धर्म के ठेकेदार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर धर्म के नाम पर नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आवाज उठती रहेगी। और साथ ही साथ मेरा मकसद है देश की महिलाओं को सम्मान दिलाना, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाना, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, अनुच्छेद 15, जिसमें व्यवस्था है वर्ण, जात, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और कुछ धर्म के ठेकेदार अपने को संविधान से ऊपर बताते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से संविधान के निर्देशों के क्रम में मैं जिनको अभी तक अपमानित करते रहे हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए चला हूँ। आपका विरोध कर रहा है आपके बयान का, सूत्र वाले बयान का, क्षत्रिय और ब्राह्मण नेता आपके बयान का एक पार्टी का एक धड़ा जो है विरोध कर रहा है, इसमें क्या कहना है? ये एक पहली सरकार है जिसने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रतिष्ठानों को निजी क्षेत्रों में बेचने का पाप कर रही है। शुरुआती दौर में ट्रेड यूनियन लीडर और विश्वविद्यालय यूनियन के छात्र नेतागण मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन भाजपा की सरकार एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय विभाग को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ में कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी संस्था और साथ ही साथ बैंकों को भी इन पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज नौजवानों को जिन सरकारी प्रतिष्ठानों में सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, उद्योगपतियों के हवाले होने से आज नहीं, आगे कभी नहीं इन नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने नहीं जा रही है। यहाँ तक कि सरकार की मंशा है न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न नौजवान मांगेगा सरकारी नौकरी। इस स्तर पर आज नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। आज यही नहीं, सभी मुद्दों पर फेल सरकार, कभी इन्वेस्टर समिट, कभी ग्लोबल समिट का नाटक करके प्रदेश की जनता के आगे धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। जनता हर चीज को देख रही है, समझ रही है। आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसानों की उपज क्रय केंद्रों के माध्यम से न खरीदकर बिचौलिए दलालों के माध्यम से खरीदा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल छुट्टा जानवरों के द्वारा चौपट किया जा रहा है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। स्वाभाविक रूप से ये ग्लोबल समिट के माध्यम से सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई अभी एक उद्योगपति पर, विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के घेराव करता रहा, सरकार को इस पर जवाब नहीं देना चाह रही है। लगातार सभी पार्टियां कह रही कि उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है, अभी आप भी कह रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं और कैसे इसमें इस सत्ताधारी पार्टी की संलिप्तता को देखते हैं जो बचाव में? भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूट कर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूट कर अपने चहेते उद्योगपति
तरीके से पूरे देश में नौजवानों को बेरोजगारी की त्रासदी से झेलना पड़ रहा है। सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही हैं। इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल समिट केवल दिखावा है, छलावा है। आज तक कोई भी उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं लगा जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। नौजवान निराश है। सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। देश के गरीब, महिलाएं, किसान सभी महंगाई से त्रस्त हैं। जीएसटी, लघु एवं सीमांत, जो हमारे लघु और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनसे धन उगाही का इसको माध्यम बना लिया है। आज व्यापारी परेशान है। सारे विकास काम ठप हैं। केवल नाम बदलना, पत्थर लगाना आदि आदि करके ये झूठी वाहवाही सरकार लूटने का काम कर रही है। और यही नहीं, आजादी के बाद ये एक पहली सरकार है जिसने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रतिष्ठानों को निजी क्षेत्रों में बेचने का पाप कर रही है। शुरुआती दौर में ट्रेड यूनियन लीडर और विश्वविद्यालय यूनियन के छात्र नेतागण मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन भाजपा की सरकार एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय विभाग को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ में कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी संस्था और साथ ही साथ बैंकों को भी इन पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज नौजवानों को जिन सरकारी प्रतिष्ठानों में सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, उद्योगपतियों के हवाले होने से आज नहीं, आगे कभी नहीं इन नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने नहीं जा रही है। यहाँ तक कि सरकार की मंशा है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न नौजवान मांगेगा सरकारी नौकरी। इस स्तर पर आज नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। आज यही नहीं, सभी मुद्दों पर फेल सरकार, कभी इन्वेस्टर समिट, कभी ग्लोबल समिट का नाटक करके प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। जनता हर चीज को देख रही है, समझ रही है। आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसानों की उपज क्रय केंद्रों के माध्यम से न खरीदकर बिचौलिए दलालों के माध्यम से खरीदा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल छुट्टा जानवरों के द्वारा चौपट किया जा रहा है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। स्वाभाविक रूप से ये ग्लोबल समिट के माध्यम से सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूटकर अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है।
समाजवादी पार्टी के हो रहा है कुछ नहीं। अरे तो क्या हुआ यार? ठीक है, समाजवादी पार्टी के बता रहे हैं अनुशासन सिखा रहे, क्या गलत करता आप? बात है इस बात कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। अरे कर लेंगे, उसको हटाने के लिए इतना भरोसा अरे ठीक है भाई, इतना भरोसा है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी आए थे और उनके अगवानी के लिए, स्वागत के लिए आप सभी साथी यहाँ पर काफ़ी देर से उपस्थित थे और जिन्होंने आप सभी लोगों ने मिल करके केवल एक वर्ग विशेष के लोगों ने हमारे विरोध में उतरे हैं। कोई क्षत्रिय समाज का, वैश्य समाज का, कायस्थ समाज का कोई भी व्यक्ति इस मैदान में नहीं आया है। केवल एक वर्ग विशेष है जो इसको अपने ईगो से जोड़ के रखा है। मैं तो चाहता हूं, यद्यपि वो जब तक करते हैं, लेकिन फिर भी मैं, अगर कोई ईश्वर है तो उससे मैं अपेक्षा करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे और देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को धर्म के नाम पर अपमान करना बंद करें। बयान के बाद जो सियासी भूचाल आ गया था उसका अंत तो कभी होगा या टिप्पणियां होती रहेंगी? राजा देख लेंगे। कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है हर धर्म का मकसद मानव कल्याण, मानवता का सशक्तिकरण होता है। गाली देना धर्म नहीं है। धर्म की आड़ में अपमानित करना धर्म का मकसद नहीं है। इसीलिए ऐसे धर्म के ठेकेदार जो अब तक धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करते रहे, प्रताड़ित करते रहे, नीच और अधम कहते रहे, उनको सम्मान दिलाने के लिए मैंने आवाज उठाई है। ये आवाज तब तक चलती रहेगी जब तक धर्म के ठेकेदार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर धर्म के नाम पर नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आवाज उठती रहेगी। और साथ ही साथ मेरा मकसद है देश की महिलाओं को सम्मान दिलाना, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाना, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, अनुच्छेद 15, जिसमें व्यवस्था है वर्ण, जात, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और कुछ धर्म के ठेकेदार अपने को संविधान से ऊपर बताते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से संविधान के निर्देशों के क्रम में मैं जिनको अभी तक अपमानित करते रहे हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए चला। आपका विरोध कर रहा आपके बयान का, सूत्र वाले बयान का, क्षत्रिय और ब्राह्मण नेता आपके बयान का एक पार्टी का एक धड़ा जो है विरोध कर रहा है, इसमें क्या कहना है? आपको कोई जानकारी नहीं है। अभी केवल एक और विशेष के लोगों ने हमारे विरोध में